जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन हैं। और बच्चे, आपकी मूल विधि की इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं सभी एक्ट से आने वाले महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों को। और रोज आपकी क्लास ये रात 11 बजे होती है। और आज का आपका बच्चे टारगेट क्या दिया था मैंने आपको? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और जवाब देंगे। प्रश्नों के अच्छे से आप लोग देते रहेंगे। पहले प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे भैया। बोलो। वेरी गुड, स्वागत है प्रिंसिपाल जीनत खान, गोविंद कुमार दीक्षित मौर्य, दिलेर दरोगा। वेरी गुड। आगे चलेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित कार्य के कारण प्रदूषक का जो उत्सर्जन हुआ है, यानी पॉल्यूटेंट का जो आपका उत्सर्जन हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति प्राधिकरण को कौन सी जानकारी देगा? बच्चे बताओ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पहला क्वेश्चन आपसे, कब पारित हुआ? और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कितने अध्याय हैं? और तीसरा प्रश्न है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बोलोगे? ये कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। क्या बोलेंगे? 1986 में लागू होता है, लागू हुआ 1986। और बच्चे, अध्याय कितने हैं इसमें? 4। और धाराएं कितनी हैं? 26 है। किसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। तो किसकी जानकारी देगा व्यक्ति? कौन सी जानकारी देगा? घटना के तथ्य की जानकारी शीघ्र देगा, सभी प्रकार की सहायता देने के लिए बाध्य होगा, वह उत्सर्जन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे। ये तो गलत हो गया, यानी ए एंड बी ठीक है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन में क्या स्थित है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में हुआ था आपका प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन। क्या हुआ था? प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन। और कब हुआ था ये बच्चे? आपका हुआ था 5 जून 1972 को। कब हुआ था? 5 जून 1972। इसी दिन 5 जून को हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको हम क्या बनाएंगे? विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ये बात हुई, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इसको बनाएंगे, विश्व पर्यावरण दिवस इसको मनाएंगे। ठीक है। और तो कितने देश उस समय शामिल थे इसमें? 119 देशों ने। क्या बोलेंगे? 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। और उन्होंने बोला 5 जून को अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन 1972 से मनना शुरू नहीं हुआ। इन 119 देशों ने क्या किया? 1973 से इसे मनाना शुरू कर दिया। 119 देशों ने 1973 से मनाना शुरू किया। लेकिन पूरे विश्व ने कब से मनाना शुरू किया? पूरे विश्व ने इसको मनाना शुरू किया 1974 से। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व ने कब से मनाना शुरू किया? क्या बोलेंगे? 1974 से। और बच्चे, इस बार के जो पर्यावरण दिवस बना था 2021 का, उसकी थीम क्या थी? सभी लोग आंसर करेंगे। जो अब की बार गए तो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि 2021 के पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, इसकी क्या थीम थी? तो बेहतर पर्यावरण है उसके लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। किसको? बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देना है। क्या बोलेंगे? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। क्या बोलेंगे? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। ये किसकी पहल थी? ये किया गया आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में, और 2021 की ये थीम थी। बच्चे मुझे बताओ, हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? पर्यावरण के लिए जो आपका हेलसिंकी सम्मेलन हुआ, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? क्या बोलेंगे? 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था। ये किसके लिए था? कि समुद्री पर्यावरण को बचाना है। किसको? समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए, समुद्र के पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए। क्या बोलेंगे? सुनिश्चित करने के लिए, समुद्री पर्यावरण को सुनिश्चित करने के लिए पूछा जाएगा। बच्चे, हेलसिंकी सम्मेलन किसका, क्या उद्देश्य था उसका? समुद्री पर्यावरण के लिए हेलसिंकी सम्मेलन आपका हुआ। वियना सम्मेलन, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना वियना सम्मेलन कब हुआ? 1985 में। ये भी पर्यावरण के लिए, यानी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। बोलो, ओजोन परत संरक्षण इसका उद्देश्य था कि ये सम्मेलन किया जाता है आपका वियना 1985 में। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत में क्या हुई थी,
3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का जब प्रभाव भोपाल गैस त्रासदी जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद भारत सरकार सजग हुई। तब 1986 में क्या आया था हमारे यहाँ, बोलेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब आया हमारे यहाँ? 1986 में हम लेकर के आए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम लेकर के आते हैं अवेयर होकर के। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया। एक पूछा जाता है बच्चे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? जैसे क्योटो प्रोटोकॉल इंपोर्टेंट है ना, ऐसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष? 1987, 1987। और 1992 का याद रखना आप लोगों को, इसमें हुआ था 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन। और ये पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। रियो डी जेनेरियो तो सभी जानते हो ना, ओलंपिक के लिए भी जाना जाता है। 1992 तो 1992 में इनमें क्या आया? यही कॉन्सेप्ट दिया गया एजेंडा 21 का। किसका कॉन्सेप्ट दिया गया? एजेंडा 21 का कॉन्सेप्ट दिया गया। एजेंडा 21 क्या है? तो ये था बच्चे की जो 21वीं शताब्दी है, जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इस 21वीं शताब्दी में पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाएगा, इसके उद्देश्य के साथ ही किसको 1992 में पृथ्वी सम्मेलन को किया गया था। 1997 में क्या किया गया था? 1997 का ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, ये आंसर आपको बताना। यानी ये क्योटो जो जगह है ये कौन से देश में? आंसर करेंगे क्योटो जगह, क्योटो जगह किस जगह है? क्या बोलेंगे? क्योटो जो है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, 1997 में हुआ। और इसमें इंपोर्टेंट बात क्या थी? इंपोर्टेंट बात थी बच्चे, जैसे आप अगर ग्रीन हाउस गैसेस को जानते हैं, वो गैसें जिसकी वजह से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का एक औसत टेम्परेचर, अगर पूरी पृथ्वी का हम टेम्परेचर देखें तो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री है। लेकिन पिछले बच्चे 100 वर्षों में क्या हुआ है कि पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री के लगभग बढ़ गया है। यानी औसत तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? जो हमारे वाहनों से निकलती है, फ्रिज से, AC से निकलती हैं। तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? ग्रीन हाउस गैसेस इसका मुख्य कारण है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस में वाहनों से निकलने वाली CO, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। CFC है आपका, ये सारी क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी जिम्मेदार है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पहले ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल नहीं थी। तो 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ उसमें CO2 को ग्रीन हाउस गैसेज में शामिल किया गया था। CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेज में, ग्रीन हाउस गैसेज में किस वर्ष शामिल किया गया था? क्या बोलेंगे? आपका 1997 के किसमें? 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से। क्या लिख रहे हैं? CFC तो बंद हो गई, बिल्कुल। CFC की जगह अब आई आपकी HFC, यानी पहले कार्बन फ्लोरोकार्बन CFC हुआ करता था पॉसिबल, अब उसको किसमें बदल दिया गया? आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में तब्दील कर दिया गया। बहुत बढ़िया। जापान, जापान, जापान। शाहनवाज, मैं एकदम ठीक हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण कानूनों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? कौन सा सम्मेलन है जिसको पर्यावरण कानूनों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यानी जहां से शुरुआत हुई, जहां से शुरुआत हुई। तो क्या बोलेंगे? स्टॉकहोम सम्मेलन, जो आपका मैं इतनी देर से समझा रहा था आपको, 1972। यही क्या कहा जाता है आपका? क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरण कानूनों का मैग्ना कार्टा, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किए जाने का प्रावधान कितना है? कितना दंड उसको दिया जाएगा? बोलेंगे एक बार, कितना दंड उसको दिया जाए? 3 वर्ष तक के कारावास से 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से 5 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, दोनों से। क्या बोलेंगे? दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। आगे चलेंगे, पर्यावरण पर महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? बोलेंगे किस वर्ष आयोजित किया गया था? शाहनवाज, मेहनत करें बच्चे, अपना टाइम बार बार उनको रिवाइज करें, जरूर याद होंगी। बोलेंगे पर्यावरण पर महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन क्या बोला? रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से तो आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान के भाग 4 को, किसको बताता है? नीति निदेशक तत्वों को बताता है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को बताता है। वहीं अनुच्छेद 36 से 51 में क्या पढ़ते हो, अनुच्छेद 48 जो पशुधन के बारे में बताता है। वहीं 48 से 48 किसको बताता है, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताता है। पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन यानी अनुच्छेद 48A बताता है। क्या बताता है, अनुच्छेद 48A। आगे चलेंगे, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों में। तो बच्चे देखो ये आपका सिलेबस नहीं है वायु प्रदूषण, लेकिन वायु प्रदूषण को आप एक छोटी सी बात है तो कम से कम जान लो कि जो वायु प्रदूषण अधिनियम है या जैसे जल प्रदूषण अधिनियम होता है, जैसे जल प्रदूषण अधिनियम है, अगर बात करूं कि जल प्रदूषण अधिनियम ये कब आया था, 1974 में आया था। और इसमें क्या है बच्चे, 8 अध्याय और 64 धाराएं, 8 अध्याय और 64 धारा। इतनी बात तो आपको कम से कम याद रखनी होगी। बोलेंगे जल प्रदूषण अधिनियम में क्या बोलेंगे, कब पारित हुआ था, 1974 में पारित हुआ था। कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और धाराएं कितनी है, 64 धाराएं हैं। जो ये आपका वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम है ये आपका पारित हुआ था बच्चे 1981 में। क्या बोलेंगे, 1981 में पारित हुआ था। इसमें 7 अध्याय और 54 धाराएं हैं। क्या बोलेंगे, इसमें 7 अध्याय और 54 धाराएं हैं। साथ ही याद रख लेना जो ध्वनि प्रदूषण है, जो आपका साउंड पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही जोड़ दिया गया 1988 में। बोलेंगे 1988 में क्या जोड़ दिया गया था इसमें, बोलेंगे 1988 में ध्वनि प्रदूषण को भी, ध्वनि प्रदूषण को ही वायु प्रदूषण में जोड़ दिया गया। तो बोलेंगे इसमें अगर इसके आरोप मतलब जो इसकी धाराएं हैं, आप वायु प्रदूषण अगर कर रहे हैं 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर दंडित किए जाने का प्रावधान है। कितने तक दंडित किए जाने का प्रावधान आपका है इसमें। तो क्या बोलेंगे, 3 वर्ष तक के कारावास या 5,000 तक के जुर्माने से, या 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपए तक के जुर्माने से। तो क्या बोलेंगे, 3 वर्ष तक के कारावास या 10,000 तक के जुर्माने अथवा दोनों से होगा। वहीं बच्चे जो ये जल प्रदूषण अधिनियम है, इसमें बोला गया है कि आपको 1.5 वर्ष तक की सजा हो सकती है, मिनिमम 1.5 वर्ष और मैक्सिमम 6 वर्ष तक की सजा हो सकती है। किसमें, जल प्रदूषण की धारा 32 और 33 इसको कहती है। जल प्रदूषण की धारा 32 और 33 इसको कहती है। जैसे वायु प्रदूषण में कहा गया ना कि 3 माह तक के कारावास और 10,000 तक के जुर्माने या दोनों से, वो बोला गया है वायु प्रदूषण की धारा 39 में। किसमें, धारा 39 में इसको कहा गया, धारा 39 में इसको कहा गया है। ये छोटी सी चीजें आप जरूर याद रख के रखना, ठीक है भैया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। और बच्चे अगर 2017 के मैं यूपीएसआई की बात करूं तो 2017 के यूपीएसआई में सिर्फ आपसे अगर वन्य जीव संरक्षण इसकी बात करते हैं तो कुछ ज्यादा नहीं पूछा, सिर्फ आंदोलन पूछ रखे, हर जगह आंदोलन पूछे। तो बोलेंगे 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर उपजाने का फैसला लिया, यानी जो साल के वन थे उनकी जगह पर किसको उपजाने का फैसला लिया गया, सागवान के बागवान लगाने का फैसला किया गया। और यहीं के आदिवासियों ने इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था 1980 में। तो कौन से वृक्ष लगाने के लिए था, ये था सागवान के बाग लगाने के लिए। किसके लिए, सागवान के बाग लगाने के लिए आदिवासियों ने बहुत अच्छा संघर्ष किया था और बहुत लंबा ये आंदोलन चला था। 2006 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, यूपीए सरकार, तब यूपीए सरकार लेके आई थी जो आपके जंगल अधिकार कानून को। 2006 में क्या आया था, बोलेंगे 2006 में कांग्रेस की सरकार में यूपीए सरकार लेके आई थी जंगल अधिकार कानून, जंगल अधिकार कानून। और तब इन जो आदिवासी थे इनको इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब इनके अधिकार इनको मिले थे। क्या बोलेंगे, जल अधिकार कानून कब आया आपका, 2006 में आया था। कब आया था दोस्त, 2006 में आया था जल अधिकार कानून। जैसे मुझे बताओ चिपको आंदोलन कब हुआ था और चिपको आंदोलन के नेता कौन कौन है, ये मैं आपको बता चुका हूं एक बार। चिपको आंदोलन कब हुआ था, क्या बोलेंगे 1973 में। 1973 में कहा हुआ था, चमोली जिले उत्तराखंड में। कहा, उत्तराखंड में। नेता कौन है इसके, सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट, क्या बोलेंगे, चंडी प्रसाद भट्ट इसके नेता थे, चंडी प्रसाद भट्ट। गोरा देवी इसी के से जुड़ी हुई है, गोरा देवी और सुदेशा देवी का नाम भी, ये महिलाएं भी एक्टिव थी। ये लोग क्या करते थे कि भैया पेड़ों को मत काटो, पेड़ों से ये चिपक जाते थे, इसी को नाम दिया गया क्या, चिपको आंदोलन। क्या नाम दे दिया गया,
चिपको आंदोलन 1973 में। इसी चिपको आंदोलन को आधार बना करके 1980 का आप लोगों को मैंने बताया था, याद है, अप्पीको आंदोलन। अप्पीको आंदोलन कब चला था? 1983 में चला था। कहां चला था? कर्नाटक में। इसको किसने लीड किया था? पांडुरंग हेगड़े ने। क्या बोलेंगे? पांडुरंग हेगड़े ने इसको लीड किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। ये बातें याद रखनी है। और एक आएगा बच्चे आपका साइलेंट वैली अभियान। क्या बोलेंगे? साइलेंट वैली अभियान। साइलेंट वैली कौन से राज्य में स्थित है? ये तो नेशनल पार्क भी बन चुका है अब। साइलेंट वैली जंगल अधिकार कानून 2006 याद रख लेना। साइलेंट वैली अभियान जो चला, ये साइलेंट वैली कौन से राज्य में पड़ती है? सभी लोग आंसर करेंगे। साइलेंट मैंने बताया था कहां के लोग रहते हैं? केरल के पढ़े लिखे लोग है ना। कहां पड़ती है साइलेंट वैली? ये आपका साइलेंट वैली अभियान हुआ केरल में। कहां हुआ? केरल में। कब का टाइम है? 1973 में हुआ था। 1973 में। तो यह केरल में क्या है? एक कुंती पुंजा नदी बहती है और उस कुंती पुंजा नदी पर बांध बनने की बात आई। किसकी? कुंती पुंजा नदी पर। और बांध में लोगों को खबर पहुंची कि यहाँ जो हरा भरा जंगल है ये अब बर्बाद हो जाएगा। तो लोगों ने आंदोलन किया। कुंता पुंजा नदी पर क्या बनना था? नदी पर बांध बनना था। बांध बनना था, इसीलिए लोगों ने आंदोलन शुरू किया और इसी को नाम दिया गया साइलेंट वैली अभियान। क्या? साइलेंट वैली अभियान। इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? सुगथा कुमारी, या इन्हीं को कहा जाता है सुगाथा कुमारी। एक्टिविस्ट थी सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी ने क्या किया? इसको लीड किया साइलेंट वैली अभियान को। और ये अभियान बढ़ते बढ़ते कहां हो गया आपका? तब आप जानते इस समय कौन प्रधानमंत्री है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। तो बाद में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया। ठीक है, बांध नहीं बनाएंगे। बाद में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने ही इस साइलेंट वैली को क्या घोषित कर दिया था? साइलेंट वैली नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया था। तो नेशनल पार्क में गिना जाता है किसको? साइलेंट वैली को। किसको? साइलेंट वैली को। तो चिपको आंदोलन 1973 और साइलेंट वैली अभियान भी 1973 का। ठीक है। और आपका जो बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ? ये हुआ आपका 1980 में। 1983 में खत्म हुआ था। 1983 में इसके लिए डिसीजन आया था। ठीक है। और ऐसी साइलेंट वैली के लिए डिसीजन ले लिया इंदिरा गांधी ने। बाद में राजीव गांधी ने क्या घोषित कर दिया? इसको साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। अप्पीको आंदोलन कौन से राज्य से संबंध है? ये था आपका कर्नाटक में। पांडुरंग हेगड़े। क्या बोलेंगे? पांडुरंग हेगड़े। इसके बच्चे क्या बोलेंगे? ऐसी राजस्थान का एक याद रख लेना, राजस्थान में हुआ था एक बिश्नोई आंदोलन। क्या हुआ था? बिश्नोई आंदोलन। तो राजा जब अपना किले बना रहे थे, ये बहुत पुराना आंदोलन है बच्चे, आज से लगभग 400 वर्ष पुराना आंदोलन है। यानी कि आपका सन 1700 के आसपास का आंदोलन है। ठीक है। 400 मतलब 1600 की एंडिंग थी और 1700 की शुरुआत थी। तो राजा ने जब अपना किला बनाने के लिए वन काटे थे तो ऐसा आंदोलन वहां भी हुआ था। तो इन आंदोलनों की सबकी शुरुआत मानी जाती है बिश्नोई आंदोलन से। तो बिश्नोई आंदोलन कहां हुआ था? आपका राजस्थान में हुआ था। क्या बोलेंगे? बिश्नोई आंदोलन कहां हुआ था? राजस्थान में हुआ था। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की गई है? बोलेंगे बच्चे, हमारे देश में एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनजीटी की स्थापना बोलेंगे, देखेंगे ध्यान से, बहुत बढ़िया। बोलेंगे एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? धारा 3 सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है। मुझे बताओ एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? जैसे बच्चे कोई अधिकारी आदेश दे देता है, अधिकारी के आदेश को आप मानना नहीं चाहते हैं, तो उस अधिकारी के आदेश के खिलाफ आपको लगता है इस अधिकारी का दिया गया आदेश ठीक नहीं है, तो वन्य जीव संरक्षण में क्या बोला गया? आपका क्या बोला गया इसमें कि भैया जो भी आपको अपील करनी है वो धारा 4 के अनुसार एनजीटी में ही होती है। धारा 4 के अनुसार क्या होती है? अपील होती है। किसी भी प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करनी है तो वो कहां होगी? 2010 18 अक्टूबर 2010 को। हेडक्वार्टर कहां है बच्चे? हेडक्वार्टर बताओ, नई एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां होगा? एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां होगा? सचिन सोलंकी, अभी मेरे दोस्त इंतजार करना है, बस थोड़ा सा इंतजार करें। सचिन सोलंकी, मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा इंतजार करें। आज ही हमारी तुम्हारी बात हुई है, अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, मैंने बताया ना, अभी थोड़ा सा इंतजार करो दोस्त। धारा 4 में क्या बताई गई है बच्चे? अपील को बताया गया है। और इसी में बताया गया धारा 15 जो है, धारा 15 भी इसकी महत्वपूर्ण है। धारा 15 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें बताई गई है 5 वर्ष तक की सजा प्रथम बार में, और 5 वर्ष के साथ साथ क्या होता है? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें बताया गया है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें बताया गया है। बोलेंगे बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट संपत्तियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? बोलेंगे यह कथन
किसका है? मेरे दोस्त बताओ फटाफट, किसका कथन है ये? माधव गाडगिल का है। एक एथियस्ट थे, आपके इकोनॉमी क्या बोलते हैं इसको, जैसे पर्यावरणविद होते हैं, पर्यावरणविद थे। तो ये पर्यावरणविद इस बात को याद रख लेना कि बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट संपत्तियों को नष्ट कर दिया। ये कथन किसका था? ये था आपका माधव गाडगिल का। किसका? माधव गाडगिल का। वन संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन किया गया? कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन किया गया है। अपराधों का वर्णन किया गया। धारा 7, धारा 21, धारा 13 या धारा 17? या फिर धारा 17 होगा। बहुत बढ़िया, बोलेंगे? वेरी गुड, आंसर करेंगे भैया, आंसर करो, आंसर। 5A में बच्चा गठन है, 5A नहीं है, 5A में गठन बताया गया है। जो आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होगा उसका गठन बताया गया 5A में। चलो बोलेंगे मेरे दोस्त, क्या आंसर होगा? सेक्शन 16, सेक्शन 21 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, 13 बता रहे हैं। इसका आंसर है बच्चे सेक्शन 17। क्या होगा? सेक्शन 17 होगा। किसमें बताया गया है? 17 में बताया गया है। बहुत सारे लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, बोलेंगे? कुछ लोग 7 बता रहे हैं, कुछ 21 बता रहे हैं। बोलो एक बार, किसमें बताया गया है? 17 में, 7 में, 21 में या 13 में? बोलेंगे 17 में किसमें बताया गया है? सारे के सारे गलत हो तुम। देखो 17 आंसर देने लग गए सब। 17 बच्चे, इसका आंसर इसमें है ही नहीं, सारे के सारे गलत हैं। इसको बताया गया है आपका धारा 16 में। धारा 16 में एक अगला क्वेश्चन आएगा, देखेंगे कौन सी धारा सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताती है? धारा 16। क्या बोलेंगे? धारा 16 में बताई गई है। ये सारे के सारे जो सरकारी दफ्तरों का बताया गया है या कंपनियों के द्वारा किए गए अपराध, ये सब धारा 16 में बताए गए। जैसे धारा 17 में क्या बताया गया? 17 में बहुत सारे सब सेक्शंस है। जैसे 17A है बच्चा, क्या है? 17A, ये किसको बताता है? आपने जंगल से मतलब वन्य आरक्षित क्षेत्र जिसको संरक्षित किया गया। आप अपने घर में पेड़ तोड़ लो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर वन्य जीव जो आपका वन्य है वो संरक्षित है, वहां आपने कोई पादप तोड़ लिया, पादप तोड़ना या उखाड़ना, पादप तोड़ना या उखाड़ना ये प्रतिषेध है। ये किस धारा में कहा गया है? संरक्षित क्षेत्र में पादप तोड़ना या उखाड़ना प्रतिषेध है। कौन कहती है? 17A कहती है। और विशेष प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति मिलना, जैसे कि आप जाकर के वहां एक विशेष प्रयोजन क्या बोलते हैं, विशेष प्रयोजन से अगर आपको अनुमति मिल सकती है तो आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं और बाकी छोटे मोटे काम कर सकते हैं। तो विशेष अनुमति किसमें बताई गई है? 17B में बताई गई है। विशेष अनुमति को किसमें बताया गया है? विशेष अनुमति या प्रयोजन के लिए क्या बोलते हैं इसको? 17B में बताया गया है। तो इसमें क्या है? 17C में। जैसे कुछ ऐसी खेती हैं जिनके लिए ये मना किया गया है कि इन खेती को करना प्रतिषेध है, उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आपको परमिशन लेनी होगी कि ये खेती हम कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? बिना अनुज्ञप्ति के, अनुज्ञप्ति बोले लाइसेंस या परमिशन, बिना अनुज्ञप्ति के खेती। बोलेंगे दोस्त, बिना अनुज्ञप्ति के कृषि क्या है? कृषि क्या होगी? वो प्रतिषेध होगी, प्रतिषेध होगी, बिना अनुज्ञप्ति के कृषि। जैसे 18 में क्या बोला गया था? अभ्यारण्य की घोषणा। बोलो, किसी भी सरकार जो अभ्यारण्य की घोषणा करेगी किसके द्वारा करती है? 18 के द्वारा करती है। और 18K में क्या बताया गया है? 18K में, 18K में बताया गया अभ्यारण्य की सुरक्षा को। अभ्यारण्य की सुरक्षा को किसमें बताया गया है? 18K में बताया गया है। 18 का जैसे ख है, 18K के बाद में 18K बताता है कलेक्टर के बारे में। 18K किसके बारे में? कलेक्टर के बारे में बताता है। 18K किसके बारे में बताता है? बोलेंगे बच्चे, कलेक्टर के बारे में बताता है। और कलेक्टर कोई भी जो घोषणा करेगा वो धारा 21 के अनुसार। कलेक्टर की घोषणा, क्या बोलेंगे? कलेक्टर की घोषणा जो होती है, कलेक्टर जो कोई भी घोषणा करेगा किसमें करेगा? धारा 21 के अनुसार करता है। और धारा 7 में क्या बताई गई है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 7 क्या बताता है? बोर्ड प्रक्रिया के बारे में। किसके बारे में? बोर्ड प्रक्रिया के बारे में बताया है गया। बोर्ड प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो बोर्ड है वो साल में 2 बार अपनी बैठकें करेगा। कितनी बार बैठक करता है? बोर्ड की बैठक साल में कितनी बार होती है? बोलेंगे, बोर्ड प्रक्रिया 7 में बताई गई है। 2 बार क्या होगा? इनका अधिवेशन होगा। वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार। कितनी बार? वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार अधिवेशन होता है। अब बच्चे ऐसे ही पूछा गया है आपका जो 5 का क्या सेक्शन है, 5 के क्या में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की गठन को बताया गया। वन्यजीव बोर्ड जिसका
अध्यक्ष कौन होता है? बोलेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? जैसे 6 में क्या बताया गया है? राज्य वन्य जीव बोर्ड को, राज्य वन्य जीव बोर्ड को बताया गया। 5 के क्या में? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को, उसका अध्यक्ष कौन होगा? बोलेंगे प्रधानमंत्री होगा। क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। 6 में कौन होगा? राज्य वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, इसलिए हमेशा अध्यक्ष से प्रश्न आता है। यानी आप देखोगे राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड में तो आपका क्या होता है? क्या बोलेंगे कि वहां तो आर्मी के जो अध्यक्ष होते हैं ना, थल सेना अध्यक्ष, वो तक के भी मेंबर होते हैं। बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर है। कंपनी द्वारा किए गए अपराध का क्या मतलब है? शाहनवाज, कंपनी ऐसा कोई भी अपराध करती है, जैसे चिमनी चलती है कंपनियों में, तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, तो उनके अपराधों को बताया गया है। ये है कंपनी द्वारा किए गए अपराध। ठीक है, बोलेंगे दोनों की बच्चे, दोनों बोर्ड की बैठक होगी, दोनों बोर्ड की बैठक होगी गोविंद कुमार, दोनों बोर्ड की बैठक होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण की कौन सी धारा सरकारी विभाग द्वारा किए गए अपराध के बारे में प्रावधान करती है? सरकारी अपराध के बारे में प्रावधान करती है। अब ठीक से आंसर करना है इसका। हिमांशु प्रजापति, थैंक यू, वेरी गुड। सौरभ सोनी, कृष्ण प्रिंस मिश्रा, बहुत ठीक, बहुत ठीक। बताएंगे, आगे आंसर करो। वेरी गुड। नहीं बच्चे, 19 वाले सब गलत हैं, 19 वाले सब गलत हैं। धारा 17 किसमें बताया गया है? धारा 17 में बताया गया है। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गया और यह मुद्दा था एक बांध के निर्माण को लेकर इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था। अभी बताया था 1970 के दशक में क्या हुआ था? 1973 में कौन सा आंदोलन बताया था? अभी साइलेंट वैली आंदोलन चला, जो किसके लिए था? आपका मैंने बताया नदी पर बांध के निर्माण को रोक के लिए। 1973 में कहां था? आपका केरल में। क्या बोलेंगे? कहां था? केरल में था। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 निम्न में से किस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया? एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 का क्या मतलब था मैं आपको बता चुका। 21वीं शताब्दी के लिए जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, उस समय किसको आपका लाया गया? एजेंडा 21 को लाया गया। किसमें? रियो सम्मेलन। इसी को बोलते हैं बच्चे पृथ्वी सम्मेलन। क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में पर्यावरण को डिफाइन किया गया है? बोलेंगे पर्यावरण को परिभाषित किया गया। ये आप सब जानते हैं। 2Q में किसको डिफाइन किया गया है? पर्यावरण को डिफाइन किया गया है। 2Q में किसको? 2Q में प्रदूषक को। प्रदूषक बोले तो पॉल्यूटेंट्स को, जो प्रदूषण करते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपका HFC हो गया, और जितने भी आपके कार्बन है। तो पूरी दुनिया पता है बच्चे इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि 2050 तक हमको क्या करना है? कार्बन के उत्सर्जन को शून्य करना है। आप लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बच्चा नहीं बढ़ेंगी मेरे दोस्त। अगर पेट्रोल डीजल कीमत नहीं बढ़ेंगे तो लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे। डीजल 50 रुपए हो जाएगा, लोग डीजल की गाड़ियां चलाएंगे। पेट्रोल 50 हो जाएगा, लोग पेट्रोल की गाड़ियां चलाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि लोगों को किधर ले जाएं? इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ले जाएं। कहाँ? इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ले जाएं, तो लोग अपने आप ही मूव होने शुरू हो जाएंगे। अब देख रहे हो ना आप, डीजल महंगे हो रहे हैं तो लोग किधर भाग रहे हैं? इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक कार के। तो 2050 का टारगेट है कि जो कार्बन है, गाड़ी चलेंगी तो कार्बन निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। गाड़ी चलनी बंद हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे, तब परेशानी खत्म हो जाएगी। 2Q में किसको? प्रदूषण को, पॉल्यूशन को। तो बच्चे याद रखना, ये प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है, ये प्रदूषण है, पॉल्यूशन है। ये क्या है? पॉल्यूशन है। ये क्या है? पॉल्यूशन है। हमें लूट लिया जाए। चलो आगे चलेंगे। निम्न में से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं दोस्त, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बोलेंगे? बहुत बढ़िया। सूरज मिश्रा, कल कर लो 3 बजे, 3 बजे फोन कर लो, 3 बजे, ठीक है, 3 बजे कर लेना। आंसर करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून 1972 से। सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया? किस धारा के अंतर्गत होता है? बोलेंगे एक बार।
वन्य जीव हेतु क्या बोलेंगे, वन्य जीव संरक्षण की किस धारा के अंतर्गत इसको किया गया है, किसको किया गया है, आपका राष्ट्रीय परिषद वन्य जीव हेतु परिषद, किसमें 5K में इसको बताया गया, किसमें 5K में। और धारा 11 में क्या बताती है, आखेट की अनुमति, आखेट मतलब शिकार की अनुमति कब मिलेगी, जब जानवर क्या बन चुका है, नुकसान पहुंचाने योग्य बन चुका, मतलब वो नुकसान पहुंच रहा है, आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। यह जानवर ऐसा हो सकता है जो काबू में ही नहीं हो रहा है, यह जानवर ऐसा है जो मरणासन की स्थिति में है, तब उसके शिकार की अनुमति मिल सकती है। लेकिन सद्भावना में बोलते हैं ना, सद्भावना में किसी ने या अपने आप बचाव में, ऐसा समझो आप अपने बचाव में किसी जानवर को मार देते हैं तो उस पर किसका हक होगा, आप पर किसी जानवर ने हमला किया, आपने उसको मार दिया, तो जानवर वो मर गया वहीं, तो उस पर किसका हक होगा, बोलेंगे आपका या सरकार का। तो याद रख लेना हमेशा उस पर किसका, गवर्नमेंट का हक होता है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो आखेट की अनुमति किसमें दी जाती है, धारा 11 के अनुसार दी जाती है, धारा अनुसार दी जाती है। और राष्ट्रीय परिषद का जो गठन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। और 28 में क्या है, आपका अनुज्ञा पत्र को बताया गया, किसको, अनुज्ञा पत्र को बताया गया है। 18 मैंने अभी आपको बताया था बच्चे, अभ्यारण्य की घोषणा, क्या, अभ्यारण्य की घोषणा किसके अनुसार, ये होती है 18 के अनुसार, किसके अनुसार, धारा 18 के अनुसार। बहुत बढ़िया, खालिद साहब को ब्लॉक कर दो, इतनी कमेंट करते हैं खालिद साहब, हैं खालिद साहब, चाचा खालिद, चलो भारत नहीं, टाइम आउट कर दो इसे थोड़ी देर, ब्लॉक मत करो। चलो आज तो पूछ रहा है, आज अपना आप नहीं कर रहा, ऐसे को नहीं देखता जो इतनी सारी कमेंट करते हैं, इनको कर दिया करो। भारत का खालिस्तान अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है पौधों के लिए, वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 होगा। ठीक है, ये 19 यहां कैसे आ गया, पढ़ लो इसको, शायद अगले पेज पर नहीं है। हाँ ये देखो कैसे प्रश्न लगाएंगे। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, बोलेंगे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा, ये 19वां क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आगे आएंगे। किसके द्वारा किया जाता है, बोलेंगे ये किया जाता है किसके द्वारा, बोलो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, या B&C दोनों, या B&C दोनों। फिर से प्रश्न पढ़ लो, प्रश्न क्या है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के लिए द्वारा किया जाता है। किस धारा में इसको बताया गया है, 38K में डिफाइन किया गया, किसमें, 38K में। यही कहती है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, PM होगा। PM कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होंगे। और इसमें क्या होता है, एक तो आपका अध्यक्ष होगा, इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, किसकी बात कर रहा था ये, केंद्रीय चिड़ियाघर नहीं बच्चे, चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष नहीं होंगे प्रधानमंत्री, चिड़ियाघर प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होते, इसका एक अध्यक्ष होगा और इसमें 10 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। 10 से ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं है 10 ही करेंगे, 5 कर लो, 4 कर लो, लेकिन मैक्सिमम 10 तक। और उनके साथ में क्या होगा, एक सदस्य सचिव होता है, 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, ये केंद्र सरकार द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। और यही क्या करते हैं, आपके 38 रिपोर्ट बताना इसकी किसमें है, चिड़ियाघर, जो चिड़ियाघर आपकी रिपोर्ट देता है, 38 में तो नहीं, रिपोर्ट जो चिड़ियाघर अपनी देगा, ये मुझे याद नहीं, जरा बताना, जो चिड़ियाघर अपनी रिपोर्ट देता है वो रिपोर्ट कौन से सेक्शन में देता है, बोलेंगे, बोलेंगे एक बार, ऊपर करना, ऊपर ऊपर दिखाओ, और उसका कमेंट दिखाओ यार, वो लिख रहा है इतनी देर से। कोई बात, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, रहने दो, वो ठीक लिख रहा है। चलो एक बात, क्या बोलेंगे, केंद्र सरकार रिपोर्ट कौन सी धारा के अनुसार देगी, रिपोर्ट बताओ मुझे, रिपोर्ट किस सेक्शन के अनुसार ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है, रिपोर्ट बताना और कमेंट सेक्शन में बताना, ये मुझे नहीं पता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वन्य प्राणियों के शिकार की अनुमति दी जा सकती है, वन्य प्राणियों के शिकार की अनुमति दी जा सकती है। 4 ऑप्शन है, कोई वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरा बन गया है, निशक्त है या रोगी है, कोई वन्य प्राणी अस्वस्थ है और उसके स्वस्थ होने की संभावना ना हो, या फिर उपयुक्त सभी, या उपरोक्त सभी स्थितियों में। क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी स्थितियों में, ऑल, क्या हो जाएगा, ऑल, उपरोक्त सभी स्थितियों में। बोलेंगे निम्न में से किस प्रयोजन के लिए फीस का संदाय किए जाने पर मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक लिखित आदेश देकर वन्य जीव का शिकार करने की अनुज्ञा यानी परमिशन दे सकता है। किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जरूरत है, शिक्षा के लिए, किसके लिए,
शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए, या ये सभी? क्या बोलेंगे? ये सभी। क्या बोलेंगे? ये सभी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में सर्कस को परिभाषित किया गया है? सर्कस को परिभाषित किया गया है, बोलेंगे एक बार। सर्कस को किसमें परिभाषित किया गया है? 2K1 में किसको? वन्य प्राणियों को। किसको? वन्य प्राणी को। जैसे कि पशु हो गया, आपका पक्षी हो गया, पशु पक्षी आदि को किसमें डिफाइन किया गया है? 2:1 में डिफाइन किया गया है। 2:7K में किसको डिफाइन किया गया है? सर्कस को डिफाइन किया गया। किसको? सर्कस को। लेकिन ये याद रख लेना, 2K7 में किसको डिफाइन किया गया है? मुख्य वन्यजीव संरक्षक को। मुख्य वन्यजीव संरक्षक को डिफाइन किया गया है। मुख्य वन्यजीव संरक्षक को परिभाषित किसमें किया गया है? 2K7 में परिभाषित किया गया है। जैसे 2K9 में किसको परिभाषित किया गया है भैया? कलेक्टर को परिभाषित किया गया है। किसको? कलेक्टर को। और 2K18K में किसको परिभाषित किया गया है? जो आपका पशुधन है, यानी बैल हो, खच्चर हो, ऊंट हो, इनको सभी को किसमें? 2K18K में पशुधन को बांटा गया है। 2K20K में किसको बताया गया है? ये राष्ट्रीय बोर्ड को बताया गया है। किसको? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को परिभाषित किया गया है। वही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जिसको किसमें डिफाइन इन लोगों ने बोला है? धारा 5K में, जिसका गठन बताया गया है। इसका गठन किसमें बताया गया है? धारा 5K में। लेकिन इसकी परिभाषा किसमें है? 2K20K में इसकी परिभाषा बताई गई है। 2K24K में क्या बताया गया है? जो आपका रिजर्व्ड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र है, जिसको सरकार ने अभ्यारण्य या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, उसकी परिभाषा किसमें बताई गई? 2K24K में बताई गई है। 2K26 में क्या बताई गई है? अभ्यारण्य की परिभाषा बताई गई है। किसकी? अभ्यारण्य की परिभाषा 2K26 में बताई गई है। जैसे 2K36 में क्या बताया गया है? वन्य प्राणी। वन्य प्राणी कौन से? जो संरक्षित हैं। क्या बोलेंगे? वन्य प्राणी जो कैसे हैं? जो संरक्षित हैं। और संरक्षित से मतलब क्या है? कौन सी अनुसूची है? तो आप लोग पढ़ते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कितनी अनुसूची है? बोलो। अनुसूची है इसमें 6। बोलो भैया, कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं इसमें? वन्यजीव संरक्षण 1972 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। अध्याय और धाराएं। अनुसूची कितनी है? 6। तो अनुसूची 1 से 4 तक ऐसे वन्य प्राणियों को बताया गया है जो, क्या बोलेंगे? जो वन्य प्राणी संरक्षित है, जो संरक्षित है, जिनका शिकार नहीं किया जा सकता है। 2K36 में उन्हीं को बताया गया है। जैसे 2K39 में चिड़ियाघर को बताया गया है। किसको? चिड़ियाघर, जू को बताया गया है। चिड़ियाघर को डिफाइन किया गया है। वही चिड़ियाघर जिसका गठन किसमें बताया गया है? 38A में बताया गया है। किसमें? 38A में बताया गया है। बहुत बढ़िया। 7 चैप्टर और 66 धाराएं, 7 अध्याय हैं और 66 इसमें धाराएं हैं। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। जैसे 2K3 में कोई मुझे बता सकता है 2K3 में क्या बताया गया है? ये बताते रहना तुम मुझे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? बोलेंगे एक बार। शाहनवाज, किसी से मत कहना कभी भी, किसी से कभी मत कहना कि आप डिमोटिवेट हैं। डिमोटिवेट होने का मतलब होता है आप अपने माँ बाप का वो गर्व नहीं बचे हैं। उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने एक पैदा किया था, एक भविष्य अपना पैदा किया था, कि आप अपने माता पिता के भविष्य बने। दूध तो यार सबने पिया होगा कम से कम, है ना? सिंथेटिक वाले कौन कौन है ये बता दो मुझे। ऐसा हो जाता है कभी कभी नसीब नहीं हो पाता है। 2.5 माह पहले अपॉइंट होती थी राजा महाराजाओं के समय पर, अब 2.5 माह का समय खत्म हो गया है। अब तो अपनी अपनी माँ का दूध जिसने पिया है वो संघर्ष करता रहे। तो डिमोटिवेट होने जैसी कोई चीज नहीं होती। यंग ब्लड हो यार, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपके मन में कभी नहीं आनी चाहिए। डिमोटिवेट कोई कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। आपके दिमाग का एक कीड़ा आपने बिठा लिया, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं। हंसो, खुश रहो और पढ़ो। हंसो, खुश रहो और पढ़ो। कौन अध्यक्ष होता है इसका? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कौन होगा? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। बोलेंगे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में अध्ययन, फोटोग्राफी तथा वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु प्रवेश, जो प्रवेश होता है, एंट्री की अनुमति कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक दे सकता है। कौन दे सकता है? मुख्य, बोलो एक बार, मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक इसकी परमिशन दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, बताएंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अधीन स्थायी समिति के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो स्थायी समिति है उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बोलो एक बार। कबीर कह रहे हैं हार्ड क्वेश्चन लाओ गुरुजी। लाऊंगा बच्चे, लाऊंगा लाऊंगा मेरे भाई, लेके आऊंगा हार्ड क्वेश्चन। चलो बोलेंगे किसके द्वारा की जाती है?
सी 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 क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा। सोच लो, और भी अभी आपके पास टाइम है, क्वेश्चन बदलने का टाइम आप लोगों के पास है। क्वेश्चन कैसे पूछे, टाइम आउट कर दिया बच्चे। क्वेश्चन पूछने के लिए मत आया करो तुम क्लास में, क्वेश्चन पूछने के लिए तो क्लास में आओ मत, क्लास में आओ क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारी जगह है आपके पास, कोर्स है आपके पास, कॉन्टैक्ट है, शेयर करने के लिए आपके पास ग्रुप्स है, ग्रुप्स में डिस्कशन करो। आप लोगों को टैलेंट ग्रुप में क्यों जोड़ा गया था? आप वहां डिस्कशन करें, आप एक दूसरे के सामने अपने क्वेश्चन भेजें। वहां शानदार विद्यार्थियों का एक संग्रह है, आप उसमें ही शामिल नहीं हो पा रहे हो। टैलेंट ग्रुप में टेस्ट होता है संडे को, अपनी क्षमता दिखाओ, शामिल हो, सारी चीजें, सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए खुलेंगे। अब आप ये सोचते हो कि क्लास में आकर के 15 मिनट में आप यहाँ क्वेश्चन टाइप करो और मैं आपके जवाब दूंगा कमेंट्स पढ़ करके, तो मुझसे इतना एक्सपेक्ट आप लोग बिल्कुल ना करें मेरे भाई, बिल्कुल ना करें। उसके लिए रियली सॉरी कि मैं आपके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपके जवाब दूंगा, रियली सॉरी। वो संभव ही नहीं है ना, उसका कोई तालमेल बनता, उसका कोई तालमेल नहीं बनता। गुड़िया बोलेंगे क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया। कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति होती है। ओके, और कल का बच्चे आप लिख लेना, टॉपिक क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को किसको बोलेंगे? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो आईटी एक्ट है, कंप्यूटर साइबर सुरक्षा। और कल आपको बहुत सारी टर्म्स कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, हैकिंग वैकिंग, इन सब के बारे में कैसे प्रश्न बन सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये कल का टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।